डेंसिटी का बेसिकली मतलब क्या था, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, एक यूनिट वॉल्यूम का कितना मास है, दैट इज टर्म्ड एज डेंसिटी। ठीक, तो कल हमने डेंसिटी में ये पढ़ा था, अगर हमें डेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो डेंसिटी इज मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये है बेसिकली डेंसिटी का फॉर्मूला। ओके, डन। ऑनलाइन वालों दिख रहा है बोर्ड सही से या कोई दिक्कत आ रही है इसमें? चेंज करना है कलर? चेंज करें? चलो कर देते हैं, चेंज करना। ठीक है, इसे चेंज कर देते हैं अगर इसमें नहीं आ रहा आपको रीजन साफ। अब ठीक है, तो डेंसिटी बेसिकली क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट सेल का मास कैसे निकालते हैं, तो बेसिकली मास निकालने के लिए अगर एक ये यूनिट सेल है तो यहाँ पे हमने ये जो ऐसे शो कर रखा है केज, या कोई केजेस तो है नहीं, या तो हर जगह एटम्स लगे हैं, तो हमें ये देखना है इसमें एटम्स लगे कहाँ हैं, या मॉलिक्यूल्स या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जो चाहे वर्ड कह लें, ये ऐसे लगे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सिंपल क्यूब था, तो अब हम यहाँ देखेंगे यहाँ एटम हैं कितने। तो अगर ये सिंपल क्यूब है तो और ये सारे एटम हैं, तो सिंपल क्यूब में 1/8 × 8 यानी एक एटम है। ठीक है, सिर्फ एक एटम है। जनरली जो हमें मास पता होता है, जैसे सोडियम कह दिया और वो कह देगा सोडियम के एक एटम का मास 23U है। ठीक है, वो एटॉमिक मास यूनिट में बोलेगा ना, एटॉमिक मास यूनिट यानी AMU, तो 23U कह देगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम न्यूमेरिकल तो ग्राम्स में करेंगे, तो U को ग्राम में चेंज करना पड़ेगा। और अगर आपको मालूम है 1U में कितने ग्राम है, 1U में कितने ग्राम है, 1 / एवोगैड्रो नंबर। यानी आप सिंपल भाषा में ये कहें तो ये हो गया 23 / एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, 23 / एवोगैड्रो नंबर, तब ये ग्राम में आया। तो एक एटम का मास अगर U में दे रखा है तो ग्राम में ऐसे आता है। इसको नहीं पता तो लिखिएगा जरूर कि 1U में 1/Na ग्राम्स होते हैं। तो अगर ये उन्होंने U में नहीं दिया होता, अगर ये उन्होंने दिया होता सपोज दैट 23 ग्राम, तो ये तो हम कहते हैं कि ग्राम मोलर मास है, और ग्राम मोलर मास में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 1 मोल। यानी बेटा ये 1 मोल मॉलिक्यूल्स का मास इतने ग्राम है। अगेन 1 मॉलिक्यूल या 1 एटम का मास कितना आ गया भैया, इतने पार्टिकल का मास इतने ग्राम है, तो एक पार्टिकल का मास इतना ही तो आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अगर एग्जामिनर तुम्हें यू में क्वेश्चन दे, AMU में या ग्राम में दे, ठीक, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ने के बाद लगना यही है। ठीक है, यानी उन्होंने AMU में 23U दे रखा है, तो 1U को ग्राम में चेंज करोगे तो 1/Na आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। और अगर उन्होंने आपको 23 ग्राम दे रखा है तब भी एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना है। तो यहां से आ गया आपका मास ऑफ 1 यूनिट। फिर से देख लीजिए, हम यूनिट सेल का मास निकाल रहे हैं। यूनिट सेल का मास निकालने के लिए हमने मान लिया यूनिट सेल में इतनी यूनिट है। ठीक है, कि एक यूनिट सेल में एक्चुअली यूनिट सेल के अंदर पार्टिकल कितने हैं, Z है, और मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल m, ये स्मॉल m क्या है, मास ऑफ 1 यूनिट। ठीक, और बाई चांस हमें मालूम है मोलर मास। मोलर मास अगर मालूम है कैपिटल M ग्राम, तो मोलर मास तो होता है बेटा इतनी यूनिट का मास, तो एक यूनिट का मास ये आ गया। ठीक है, ये हो गया मास ऑफ 1 यूनिट। इसका मतलब मास ऑफ यूनिट सेल कितना आ गया बेटा, मास ऑफ यूनिट सेल आ गया इतने पार्टिकल हैं और हर पार्टिकल का मास या हर यूनिट का मास इतना है। ठीक है, तो एक यूनिट का मास, ये एक यूनिट का मास आ गया, और कितनी यूनिट है ये मल्टीप्लीकेशन आपको देगा बच्चों मास ऑफ यूनिट सेल। क्लियर? तो एक यूनिट थी, या इसमें एक आपको चाहिए थी मास ऑफ यूनिट सेल, और अब दूसरा चाहिए वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हम कैसे निकालते हैं, आई होप सो आपको याद हो, हम क्यूब पढ़ रहे हैं। क्यूब में अगर एज लेंथ A सेंटीमीटर है
तो इस समय का वॉल्यूम ए क्यूब सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये एज लेंथ है, ठीक है, इसे हम एज लेंथ कह रहे हैं, और ये हमारा वॉल्यूम है, ठीक है। अगर क्यूब की एज लेंथ ए पिकोमीटर दे रखी है, तो ये आपको कल कन्वर्जन बता दिया है, तो उस केस में वॉल्यूम लिखा जाएगा ए क्यूब इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि पिकोमीटर से मीटर 10⁻12, फिर सेंटीमीटर 10⁻10। अगर ए आर्मस्ट्रॉन्ग में दे रखा है तो 10⁻10 मीटर, 10⁻8 सेंटीमीटर, तो ए क्यूब इंटू 10⁻24 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। बोलो क्लियर है? ऐसे नैनोमीटर हुआ तो चेंज कर लेंगे। तो डेंसिटी का हमारा एक रिफाइंड फॉर्मूला ये आ गया कि डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होगी। अगर एग्जामिनर ने हमें मास दे रखा है और वॉल्यूम दे रखा है, चुपचाप इसी का रेशियो निकालना। अगर एग्जामिनर ने हमें कह रखा है कि भाई हम तुम्हें सीधा मास ऑफ यूनिट सेल नहीं बता रहे, हम बता रहे हैं यूनिट सेल में इतनी यूनिट्स हैं और एक यूनिट का मास कितना है, तो इतनी यूनिट है, एक यूनिट का मास दे रखा है और वॉल्यूम पूरा दे रखा है, डिवाइड करो। कई बच्चे पता नहीं क्यों हम उन्हें डायरेक्ट वॉल्यूम दे देते हैं, वो फिर भी उसका क्यूब कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि रट के बैठे होते हैं डिवाइड वाली क्वांटिटी का क्यूब करना है। तो ये थोड़ा कॉमन सेंस रखना, अगर एक्सेलेंट दे रखी है तब क्यूब बनता है, सीधा वॉल्यूम दे रखा है तो क्यूब नहीं करना। मास ऑफ 1 यूनिट दे रखी है तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड नहीं करना है, ये तो सब डिवाइड करना है एवोगैड्रो नंबर से जब पूरा मोलर मास दिया। अब हो सकता है यहाँ आपको फॉर्मूला ये लगाना पड़े, Z इंटू कैपिटल M अपॉन NA ए क्यूब 10⁻30, और यूनिट आ रही हो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और इस समय आपको पता होना चाहिए ये M क्या है, व्हाट इज M, यहाँ M क्या है, मोलर मास इन ग्राम। व्हाट इज A, यहाँ A क्या है, एज लेंथ इन पिकोमीटर, क्योंकि 10⁻30 आया है ना। तो इस फॉर्मूले को तभी लगाइएगा जब आपका M मोलर मास हो और A एज लेंथ इन पिकोमीटर, उससे पहले नहीं लगाए। बोलो भैया यहां तक क्लियर है डेंसिटी? ठीक है, आज हमें डेंसिटी की प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की। ठीक, पहले मैं एक एनसीईआरटी के अच्छे क्वेश्चन जो हैं उसी से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो बच्चों, ये एनसीईआरटी ने 2-3 बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें दिए हैं डेंसिटी के। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लिखिए बेटा कॉपी में क्वेश्चन। एन एलिमेंट हैज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, क्वेश्चन लिख लीजिए बेटा। एन एलिमेंट हैज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर with a cell edge of 288 पिकोमीटर। ठीक है, अगर मेरी भाषा में इस क्वेश्चन को अगर मुझे देना हो तो आपको, मतलब मैं लैंग्वेज कम बोलता तो आपको मैं कैसे कहता, देख लो बोर्ड पे देख लो, लिख रहा हूं अभी, हटाया नहीं। तब मैं आपसे ये कहता, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक बीसीसी क्रिस्टल है एलिमेंट का, ठीक है, और उसमें उसका एज लेंथ 288 का है शायद पिकोमीटर ना, शायद, एक सेकंड देख लेता हूँ। ठीक है, एज लेंथ 288 पिकोमीटर। ठीक है, तो ये एलिमेंट है और बीसीसी क्रिस्टल है, एज लेंथ 288 है और डेंसिटी है 7.2 ग्राम पर सीसी। यहाँ तीसरी चीज गिवन है, इसकी डेंसिटी 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पहला पॉइंट एलिमेंट है, मॉलिक्यूल आयनिक कंपाउंड नहीं है, इससे Z चेंज हो जाता है। तो एलिमेंट है, एज लेंथ 288 है, डेंसिटी 7.2 है, और इसके अलावा कहा है हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 208 ग्राम। तो मास दे रखा है एक तरीके से 208 ग्राम, और पूछा है नंबर ऑफ एटम, ये पूछा है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा नटशेल में कि एक एलिमेंट की आपको डेंसिटी गिवन है और एज लेंथ भी गिवन है। इसके बाद एक वर्ड हम और देख रहे हैं, नहीं है, ठीक है, कोई मोलर मास नहीं गिवन है, उसकी जगह इन्होंने कहा है भाई बता दो 208 ग्राम में कितने एटम हैं। स्टार्ट। पहले आप स्टार्ट करिए।
खुद करिए। हाँ बेटा बोलो, ऑनलाइन में जो भी बोल रहा है बेटा पूछिए बेटा। आदित्य। नो सर, बात वो क्लियर हो गई। कर लिया बेटा। हाँ, कैलकुलेशंस को थोड़ा आप लोग अप्रोक्सीमेट कर लीजिए। देखो ये तो बुक का क्वेश्चन है इसलिए मेरे को पूरा लिखना पड़ा। एक कॉमन सेंस की बात है, अगर मैं आपसे कहूंगा तो आप कैलकुलेशन को 288 की जगह 300 मार्क के कर। समझ में आ रहा है, जिससे कि हमें अप्रोच समझ में आ जाए, ना कि मैथमेटिक्स भैया कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना वो आ जाए, ना कि 288 का क्यूब निकालना है नहीं। तो इसलिए आप 288 को 300 लिखते हुए सॉल्व कर दीजिए। और भी कुछ अप्रोक्सीमेट करना हो वो भी कर लो, 7.2 को भी 7 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस मेथड सही होना चाहिए। सर। हाँ जी बेटा बताइए। सर 9.4 इंटू 10⁻⁻23। यार ये -23 वाली कहानी तो समझ में नहीं आती मुझे, है ना। तो फिर भी मैं आपको एनसीईआरटी का आंसर दिखा देता हूँ। एनसीईआरटी का आंसर है इस क्वेश्चन का ये है 24 नहीं सॉरी ये दूसरा चल गया ना कुछ। हाँ यही है, सिंस बीसीसी देयरफॉर दिस वन। तो ये रहा इसका आंसर, दिस वन इज 24.61 इंटू 10⁻23। तो वो अप्रोक्सीमेट होगा, लेकिन आपका जो वो वैल्यू है वो बहुत अजीब आ रही है, दैट इज 9 पॉइंट इंटू 10⁻23 गलत। 20, हाँ तो आपने 300 करके किया होगा तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट आएगा ही आएगा। 0.2 ना, तो इसे 2.0 लिखो, 10⁻24 तो वैसे ही हो गया। ठीक है, इनका आंसर 10⁻23 में आ रहा है। चलिए अभी देख लेते हैं। देखो बच्चों, जैसे एनसीईआरटी ने किया, इसके 2-3 तरीके हैं करने के, आपको जो इजी लगे उससे करिएगा। ठीक है, क्या क्या 2-3 तरीके हैं। ठीक है बेटा, ये था हमारा क्वेश्चन कि बीसीसी क्रिस्टल है। बीसीसी क्रिस्टल का मतलब Z2 हो गया। इसके बाद एज लेंथ गिवन है और 7.2 डेंसिटी गिवन है। तो एनसीईआरटी ने जो तरीका दे रखा है पहले मैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि अगर मान लें कि 208 ग्राम जो है 208 ग्राम जो है उसमें इतने सारे यूनिट सेल है, लेट्स सपोज 208 ग्राम में इतने सारे यूनिट सेल है। ठीक है, तो क्या हम निकाल सकते हैं कि 208 ग्राम में यूनिट सेल कितने हैं। ठीक है, कैसे, ये डेंसिटी गिवन है, 208 ग्राम मास गिवन है, तो क्या आ सकता है इस डेंसिटी और मास से, वॉल्यूम। ठीक है, तो 208 ग्राम का वॉल्यूम आ गया। यहां तक समझ में आया। अब हमने एज लेंथ से एक यूनिट सेल का वॉल्यूम निकाल लिया। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं, एक यूनिट सेल का वॉल्यूम आ गया और 208 ग्राम का टोटल वॉल्यूम आ गया। इन दोनों का रेशियो क्या देगा, नंबर ऑफ यूनिट सेल। समझ में आ रहा है। मैं अगर आपसे कहूं कि आपके पास टोटल 1000 रुपए हैं, ठीक है, और फिर कहूं जितने भी रुपए हैं 1000, उन सब का जो मल्टीपल है, यानी एक नोट जो है वो 10 रुपए का है, तो कितने नोट हैं, तो 1000 टोटल डिवाइड बाई 1 यूनिट की वैल्यू, नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगी 100 नोट। ऐसे ही टोटल वॉल्यूम कैसे आएगा, टोटल मास है, डेंसिटी, वहां से टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल भी निकाल सकते हो,
तो वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल, इट विल गिव यू नंबर ऑफ यूनिट सेल। और जब नंबर आ गया यूनिट सेल का, तो एक यूनिट सेल में कितने एटम है? 2 एटम, 2 से मल्टीप्लाई। ये एनसीईआरटी का सोल्यूशन है, ठीक है। तो मैं आपसे पहले कह चुका हूं, इसे 2-3 तरीके से बताया जा सकता है। पहला तरीका ये है, पहले आपने निकाला वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल, और वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल ऑब्वियसली ए क्यूब होता है, और ए की वैल्यू आपके पास 288 इंटू 10 की पावर -10 है, क्योंकि मुझे सेंटीमीटर में ही करना है कि बाद में डेंसिटी सेंटीमीटर क्यूब में है, इसलिए। तो वॉल्यूम ये आ गया 288 इंटू 10 की पावर -10 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और इसे एनसीईआरटी से ही पढ़ के हम लिख देते हैं कितना आ रहा है, ठीक है। ये इन्होंने सॉल्व किया है और इसकी वैल्यू इन्होंने लिखी है समवॉट 2.39 इंटू 10 की पावर -23 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 2.39 इंटू 10 की पावर -23 सेंटीमीटर क्यूब। ये हुआ पहला पॉइंट कि हमने निकाला है वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल। अब हम क्या करने जा रहे हैं? 208 ग्राम का वॉल्यूम कितना है, उसका फॉर्मूला क्या यूज किया? डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज 7.2, मास इज 208 एंड वॉल्यूम क्या आएगा? यही तो निकालना, ठीक है। अगर ये भी मैंने यहां से ये पुटअप कर दिया तो सॉल्व क्या कर रहे हो? तो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, 208 का वॉल्यूम यानी टोटल वॉल्यूम निकालना है। तो यहां से वॉल्यूम या टोटल वॉल्यूम इन 208 ग्राम ये आ गया, तो ये आपने डिवाइड किया। इज इट क्लियर? शायद एनसीईआरटी ने यही किया था, ठीक है। एक सेकंड बेटा चेक कर लेते हैं, ठीक है। 208 अपॉन दिस, तो ये आ रहा है इनका 28.88, ठीक है। तो ये टोटल वॉल्यूम आ रहा है 28.88 सेंटीमीटर क्यूब। बोलो बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत? डेंसिटी आ गई थी, सॉरी वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल आ गया था और ये टोटल वॉल्यूम आ गया। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या करना है? अगला स्टेप क्या है? नंबर ऑफ यूनिट सेल। नंबर ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालते हैं? टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल। टोटल वॉल्यूम है 28.88, वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल ऊपर मैंने लिखा था 2.39 इंटू 10 की पावर -23, शायद यही था, ठीक है। ये सेंटीमीटर क्यूब 10 सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएंगे और ये नंबर आ जाएंगे, और ये नंबर शायद मुझे याद आ रहा है, क्यों शायद कहें, देख ना लें, ये नंबर आएगा 12.08 इंटू 10 की पावर 23, 12 इंटू 10 की पावर 23, ये आ गया। अब ये नंबर आ गया, लेकिन ये यूनिट सेल का नंबर आया। हमें क्या निकालना है? एटम्स कितने हैं। तो क्योंकि बीसीसी का क्वेश्चन है, एक यूनिट सेल में 2 एटम होते हैं, तो 2 इंटू दिस वैल्यू जो भी था, दैट इज 24 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है बेटा, यानी 2.4 इंटू 10 की पावर 24। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो सही आ रहा है। पहला तरीका क्लियर है, ठीक? कोई डाउट? एक्सप्लेन कर लेंगे हमने कैसे किया। चलो बेटा, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, और कौन सी अप्रोच लगा सकते हैं? ठीक है, दूसरा तरीका ये है। क्यों हम इतना नाटक करें? थोड़ा सा सोचिएगा। हमने मान लिया ये हमारा 208 ग्राम का क्रिस्टल है, यानी 208 ग्राम में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है होगा, और इस 208 ग्राम की मतलब इस पूरे की डेंसिटी तो हमें पता ही है ना। लेट सपोज 208 ग्राम में x एटम है, मान लो 208 ग्राम में x एटम है, तो बेटा एक एटम का मास कितना आ गया? एक एटम का मास कितना आ गया? x एटम का वेट 208, तो एक एटम का वेट 208 बाई x, खत्म। 208 ग्राम में x एटम है, ये याद रखना, क्योंकि तुम्हें यही निकालना है 208 ग्राम में एटम कितने हैं, और एक एटम का वेट तुम्हें पता लग गया। अच्छा, इस फॉर्मूले में, डेंसिटी के फॉर्मूले में, मास अपॉन वॉल्यूम में जब हम चेंज करके लिखते थे तो z इंटू मास ऑफ 1 एटम अपॉन वॉल्यूम के लिए a क्यूब, यही तो लिखते थे। तो अब जरा ध्यान से सोच के देखना, अगर मैं यहाँ Z2 लिख दूं,
डेंसिटी में 7.2 लिख दूं, वॉल्यूम में एज लेंथ जो दे रखी है उसका क्यूब कर दूं, और यहां मास ऑफ वन एटम में 208 अपॉन एक्स लिख सकता हूं। तो एक ही तो अननोन है, 208 अपॉन एक्स में यही तो एक अननोन है, बाकी तो सब नोन है। सीधा आंसर क्या आ जाएगा मेरा, सीधा क्या आएगा, एक्स की वैल्यू। तो मुझे वो दो तरीके में जाने की जरूरत ही नहीं है कि मैं पहले टोटल वॉल्यूम निकालूं, फिर वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट निकालूं, फिर रेशियो निकालूं। अच्छा, कुछ बच्चे इसका उल्टा भी कर लेते हैं, वो मास ऑफ वन एटम निकाल लेते हैं, मतलब इस फॉर्मूले में जाए बिना डायरेक्ट मास ऑफ वन एटम निकाल लेते हैं। और एक एटम का जब उन्हें मास पता चल गया, फिर वो क्या कर सकते हैं, एक एटम का मास पता चल गया, 208 टोटल वेट है, एक एटम का वेट मालूम है, इन दोनों का रेशियो भी क्या देगा, नंबर ऑफ एटम। लेकिन हम इतने लेंथी में जाएंगे क्यों, हम डायरेक्ट ना लिखते हैं डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास की वैल्यू वॉल्यूम की वैल्यू पुटअप करिए, आंसर आ जाएगा। समझ में आया, कर लेंगे ये अप्रोच, किसी को डाउट, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। सर नीचे एवोगैड्रो नंबर से भी तो करेंगे ना? अरे यार ये बच्चा अच्छी बात नहीं है, ये ऑनलाइन वाला बच्चा, आप परेशान मत हो, ठीक है? बाकी लोग कह रहे हैं इसे क्या हो गया, एकदम कह रहा अरे यार। एक बच्चे ने अभी कहा कि ये जो तुमने फॉर्मूला लिखा है इसमें एवोगैड्रो नंबर कहाँ गया? बेटा ये रट्टाफिकेशन अप्रोच छोड़ो, एवोगैड्रो नंबर क्यों यूज करते थे वो बताओ। एवोगैड्रो नंबर हम इसलिए लेते थे कि हमें मोलर मास पता होता था, और मास ऑफ वन एटम निकालने के लिए मोलर मास को Na से डिवाइड करना पड़ता था। मोलर मास मतलब Na पार्टिकल का मास कैपिटल M था, तो एक पार्टिकल का निकालने के लिए, और यहाँ पे इसीलिए मैंने दो बार लिखा, ध्यान से देखो, 208 ग्राम में एक्स एटम है, एक्स एटम का वेट 200 ग्राम, तो एक एटम का वेट आ गया, और ये जो एक एटम का वेट आया वो ही यहाँ पे आपको पुटअप करके दिखाया है। तो भैया एवोगैड्रो नंबर का पीछा छोड़ दो, यहाँ नहीं चाहिए एवोगैड्रो नंबर। कई बच्चे कहीं वर्ड पूछ लो, मोल वर्ड पूछो तो वो मोल को बाद में सुनते हैं, पहला वर्ड कहते हैं 6.02 इंटू 10⁻23। बोले आप चाहे मल्टीप्लाई करवा लो चाहे डिवाइड करवा लो, ये जरूर रखना है तुम्हें। ऐसे जरूरी नहीं है कि मोल वर्ड आया तो एवोगैड्रो आएगा ही आएगा, ठीक है? चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन, पहले मैं एनसीईआरटी को भी फॉलो करते हैं, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन करा रहे हैं। ये रहा एग्जाम्पल 1.4। अब बेटा क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है, और अगर आपको समझ में आ गया हो चाहे तो आप पूरा क्वेश्चन लिख लीजिए, और नहीं तो क्वेश्चन को पढ़ के उसमें जो क्रिस्पी चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो लिखेंगे। यहाँ लिखा है एक्स-रे डिफ्रैक्शन स्टडीज शोज दैट कॉपर क्रिस्टलाइजेस इन FCC यूनिट सेल विद एज लेंथ 3.608 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो मेरी भाषा में ये क्वेश्चन कॉपर का है, FCC लैटिस का है, और उसकी एज लेंथ कुछ 3 पॉइंट दे रखी है, 3.608 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। जो मुझे लग रहा है शायद इतना पहली लाइन में इंपॉर्टेंट है, एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज शोज दैट कॉपर क्रिस्टलाइजेस इन एन FCC यूनिट सेल with edge length of 3.608 into 10⁻⁸ centimeter. In a separate experiment, copper is determined to have density 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ कॉपर की डेंसिटी दे रखी है 8.92, ठीक है, जो भी थी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, कितनी थी 8.92 ही थी, खाली 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ कॉपर, यहाँ कैपिटल M निकालना है। ठीक है, स्टार्ट। आराम से रखो, कैलकुलेशन पे इतना फोर्स मत करो, बस वैल्यूज कायदे से रख लो। वेरी गुड, अब ठीक है, ठीक है। हाँ नहीं मतलब बेटा एग्जाम में तो कैलकुलेटर मिलेगा नहीं, तो एक मैथमेटिक्स करने का तरीका अपने दिमाग में ले आओ कि एग्जामिनर को हम कैसे बेवकूफ बना सकते हैं। ये 6.02 लिखेंगे, बट क्वेश्चन में 6 सोच के करेंगे। 3.6 लिखेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे या तो इसे 3.5 मानते हुए 7/2 कर लेंगे, या और कुछ इजी हो सकता है वो कर लेंगे। ये 3.608 को खा जाओ, क्योंकि 10 की पावर आगे बहुत बड़ी है,
तो ये वाली कैलकुलेशन नेग्लिजिबल हो जाएंगी बाद में। ठीक है, क्या हुआ, नहीं आ रहा समझ, फॉर्मूला याद नहीं है अभी बेटा, फॉर्मूला तो याद कर ले। हाँ जी बेटा, कुछ समझ में आ रहा तुम दोनों बेटा? हाँ, जेड अभी आपने पढ़ा नहीं है, चलो आज रिवाइज करा देता हूँ। जेड मतलब होता है नंबर ऑफ यूनिट्स इन यूनिट सेल। एक सिंपल क्यूब होता है, एक बॉडी सेंटर, एक फेस सेंटर। सिंपल क्यूब में जेड 1 होता है, बॉडी सेंटर में 2 और फेस सेंटर में 4। वो क्यों, वो अभी प्रूफ करके दिखाएंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप याद कर लो बस कि सिंपल क्यूब में जेड 1 है, बॉडी में 2 और फेस में। ओ भाई साहब, पेन तो कम से कम ब्लू रख लिया कर लो, कॉपी चेक करने आए हो। अरे नहीं, ये तो मैं भी हमेशा कहता हूँ पेन 2 रखने चाहिए, ब्लू एंड रेड और ग्रीन समथिंग, बट खाली रेड से लिखता हूँ बड़ा अजीब लगता है। नहीं, वो मैंने सुन ली बात, लेकिन हमेशा कंट्रास्ट चीजें याद जल्दी होती हैं। मतलब आप रेड से लिख रहे हो आंसर ब्लू से, फॉर्मूला रेड से या ग्रीन से, दिस वन तो अच्छा रहता है। बट हो गया, इधर बताओ बेटा, कर लिया बेटा? ठीक है, मैथमेटिक्स को छोड़ो, एक सेकंड। अब आपने क्या किया ना, यहाँ पे ए क्यूब खाली लिखा, अरे वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि वो ठीक है, सही बेटा। इस समय 10 की पावर -30 ना लगा देना, कहीं गलती से लगाओगे ओ भाई 10 की पावर -10 कहाँ से लिया रहा है, इससे तो मैथ सही रख। 10 की पावर -8 क्वेश्चन में दे रखा है, रट्टाफिकेशन मत करो भैया। बेटा ये क्या है, व्हाट इज दिस, क्या है? ए का क्यूब कौन करेगा फिर, अगर ये ए है बेटा? इधर कर लो खाली, बताओ जेड एम कहाँ है, यही है सर। आपने Z2 क्यों लिया है? अच्छा ये ऊपर वाला क्वेश्चन है फिर। 4m m तो निकालना नहीं है, अच्छा सॉरी m ही निकालना है, मोलर मास निकालना है, ठीक है। हाँ बेटा आप पूछ, जब तुझे कैलकुलेटर ही यूज करना तो 100% एग्जैक्ट ले, या तो तू अपने दिमाग से कर रहा होता तो अप्रोक्सीमेट कर रहा है, कैलकुलेटर लेके बैठा है कह रहा है अप्रोक्सीमेट कर दूं। हाँ जी बेटा। सर 62.07 आ रहा है। मोलर मास बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्योंकि कॉपर का होता भी है 63.5। बेटा ये थोड़ी अप्रोच थोड़ी दिमाग में रखा करो कि कॉपर का क्वेश्चन है और कॉपर का प्रैक्टिकल आंसर हमें मालूम ही है, मतलब मोलर मास हमें मालूम ही है कि आएगा वो 63 के आसपास ही, तो 63.5 होता है। और अगर इन्होंने कोई इसका एलोट्रोप दे रखा है तो थोड़ा बहुत आगे पीछे आ जाएगा, ठीक है। तो सर यहाँ 63 पे आ रहा है इनका मेरा। आंसर देखा 63.1 दे रखा है, तो अगर आपका 62 पॉइंट समथिंग आ रहा है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, वेरी गुड, ठीक है। और अभी देखेंगे अगले 1-2 क्वेश्चन में, कई क्वेश्चन में उन्होंने कहा एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ, तो अगेन इट इज अ कॉमन सेंस, वो आएगा तो 6.02 × 10⁻23 के आसपास ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है तो मैं कर देता हूँ कि अगर किसी बच्चे को नहीं आया तो कैसे करें। इस क्वेश्चन में आपको डेंसिटी गिवन है, यहाँ आपको एज लेंथ भी गिवन है और एफसीसी में जेड भी गिवन है। तो ये जिसे कहते हैं ना एकदम बोर्ड लेवल का डायरेक्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड, कि आपने ये रट के बैठे हैं डेंसिटी इक्वल टू जेड इंटू कैपिटल एम अपॉन एन इंटू ए क्यूब, ये उस पे है। यहाँ z की वैल्यू 4 रखेंगे क्योंकि ये एफसीसी लैटिस है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, इसलिए z 4 है। मोलर मास हमें निकालना है, क्योंकि हम मोलर मास निकाल रहे हैं इसलिए एवोगैड्रो नंबर रख देंगे, तो एवोगैड्रो नंबर हमें पता होता है वो रख देंगे। एज लेंथ ऑलरेडी सेंटीमीटर में गिवन है तो बस इसका क्यूब करना है, ठीक है बच्चों। ये तरीका है बोर्ड पैटर्न या बोर्ड में क्वेश्चन सॉल्व करने का, ऐसे क्वेश्चन हमारे बोर्ड में भी आते हैं, तो आप जरा ध्यान रखें जब बोर्ड में ये क्वेश्चन आएगा तो आपको इस पैटर्न को फॉलो करना है। किस पैटर्न को कह रहा हूं, दैट इज डेंसिटी 8.9, कि आपने पहले स्टेप में, स्टेप मार्किंग है बोर्ड में, पहले स्टेप में फॉर्मूला शो करना है, सेकेंड स्टेप में फॉर्मूले में गिवन थिंग्स को, गिवन चीजों को प्लेस कर देना है। आप सेकेंड स्टेप को ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि m निकालना है तो पहले आपने m के टर्म्स में पूरा फॉर्मूला चेंज कर लिया, m को लेफ्ट हैंड साइड कर लिया और फिर वैल्यू पुटअप कर दी। बट मेनली सेकेंड स्टेप का काम है सारी वैल्यूज पुटअप करना। जब आप वैल्यू पुटअप करेंगे तो आप एग्जैक्ट पुटअप करेंगे, उस समय आप अप्रोक्सीमेशन नहीं दिखाएंगे, यानी 6.022 या 2 है तो वो रखेंगे,
3.608 है तो वो पूरा है। इसके बाद मैथमेटिक्स होती है। बेटा ये माइक ऑन जिसने किया बंद कर लो। इसके बाद मैथमेटिक्स होती है, वो एग्जामिनर चेक नहीं करता, ठीक है। इसके बाद यहाँ के बाद जो अगला स्टेप होता है यूजुअली वो होता है आंसर, कि यहाँ m लिखा है, यहाँ वैल्यू लिखी है और यहाँ यूनिट लिखी है, ठीक है। तो m की आपको यूनिट लिखनी है, वो यहाँ ग्राम्स में आंसर। डन। तो आप इस बात को समझने की कोशिश करो किस किस स्टेप के मार्क्स हैं और किसके नहीं हैं। कई बच्चे इसके बाद का जो स्टेप है ना, मतलब ये मैथमेटिक्स करने वाला स्टेप, उसे शो करते रहते हैं, उससे कोई नंबर ही नहीं, उसका कोई सेंस ही नहीं उसके नंबर होने की, कहाँ तक तुम्हारे मैथ सही है और कहाँ तक गलत है। तो आपके नंबर, अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो पहला नंबर, आधा नंबर और आधा नंबर इस बात का है। तो 2 नंबर के क्वेश्चन की मार्किंग 2 या 3 स्टेप में होती है। एग्जामिनर पहला नंबर सबसे आसानी से दे देता है, लीनियंट होके कि इसने फॉर्मूला लिखा है, चलो बच्चा पास हो जाए, 1 नंबर तो दे ही देता है। अगला आधा नंबर इस बात का देता है वैल्यू सही पुटअप की है, उसे भी मालूम है इसके बाद ये कैलकुलेशन ह्यूमन टेंडेंसी के हिसाब से थोड़ा मुश्किल पड़ेगी, टाइम कंज्यूमिंग, तो वो इस आधे नंबर में लीनियंट रहता है। मतलब अगर कोई बच्चा 63.1 आंसर कैलकुलेटर का है, वो 62 के आसपास है या 65 के आसपास है, कोई दिक्कत नहीं है, वो इसमें मार्क्स दे देता है, पूरे नंबर देता है। लेकिन ऑब्वियसली उसने कैलकुलेशन की और उसका 6.3 आया, अब वो नहीं देगा, क्योंकि 10 टाइम्स का आंसर और एक कॉमन सेंस की बात थी कि 63 आना था, तो वो नंबर काट लेता है। और वो थोड़ा बहुत आगे 58 है, 59 है, तो भी नंबर दे देता है टीचर। वो नंबर तभी काटता है कि जब हाँ बहुत लंबा आंसर में अब आप 6300 दिखा दो, 0.06 दिखा दो, तो काटेगा काटेगा। क्लियर। तो थोड़ा सा ये क्लेवरनेस अपने दिमाग में जरूर रखिएगा बोर्ड के क्वेश्चंस देखते हुए, कि हमारे यहाँ जो क्वेश्चन आते हैं उसमें क्या चाहते हैं, वो ऐसे अनसेंड वैल्यू उसमें दी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे शिफ्ट हूँ। किसी को डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में? ऑनलाइन ऑफलाइन? नो सर। नो सर। गुड बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन है सिल्वर। अब आप क्वेश्चन पढ़ के पूरा लिखना चाहें पूरा लिख लें, और वट एवर। सिल्वर फॉर्म सीसीपी लैटिस, मैंने अभी आपको सीसीपी नहीं पढ़ाया है, बट एक कॉमन सेंस है, एफसीसी को ही सीसीपी कहते हैं, और एफसीसी मतलब Z4 है, ठीक है। और कल से लैटिस हमारे आ ही जाएंगे। सिल्वर फॉर्म सीसीपी लैटिस एंड एक्सरे studies of its crystal shows that the edge length of unit cell is 408.6 picometer. Calculate the density if the atomic mass is 107.9 U. ठीक है। तो इसमें पूरे में जो कायदे की बात थी कि सिल्वर का क्वेश्चन है, उसका एटॉमिक मास 108 के आसपास है और एज लेंथ 408.6 है। बेटा ये आपका क्वेश्चन हो गया, सिल्वर का क्वेश्चन है, एफसीसी लैटिस कह दीजिए, सीसीपी एफसीसी एक ही है, एज लेंथ 408.6 पिकोमीटर है और मोलर मास, मोलर एटॉमिक मास इसका 107.9 U गिवन है। मैंने आपको समझा दिया है, जब U गिवन हो तो कोई टेंशन नहीं लेनी, U और ग्राम चेंज कर लेते हैं, और U को जब एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं तभी ग्राम बनते हैं। तो आप बेफिक्र होके इसको 107.9 ग्राम सोचते हुए क्वेश्चन कर दीजिए, कोई गलती नहीं आएगी। स्टार्ट। अच्छा निकालना क्या था? डेंसिटी निकालनी होगी ना सर? डेंसिटी निकालनी। हाँ जी करिए, स्टार्ट। देख लें कौन कौन है आज। आदित्य मिश्रा, प्रथम, कलाक्षी, पारखी, कार्तिक, तनिष्का, श्रेया वर्मा एंड आदित्य खत्री, दिव्यांश, विजय भसीन एंड मानसी। ठीक है, कितने प्रेजेंट हैं ऑनलाइन? ऑफलाइन में हो गए 3, 7, 10, 5। अब बोलो बेटा। अच्छा आंसर बता रहे हो आप, कितना बता रहे हो बेटा? अच्छा डेंसिटी
भैया बड़ा गला आंसर, ये 10 की पावर 56 काहे नरेंद्र मोदी बन रहे हो बेटा? ये -12 पहली बात तो पिकोमीटर है, पिकोमीटर से मीटर नहीं तुम्हें सेंटीमीटर तक आना पड़ता है, और 10 की सेंटीमीटर होता है 10 की पावर -10, फिर क्यूब हो गया -30, और ये -30 और ये +23 है, -30 और +23। अबे यार तुम्हें मैथ सिखानी सर? पड़ेगी। हाँ सर आगे। सर आंसर आ गया 1.11। सर, 11 आ रहा है मेरा, 11। कोई बात, 11 तो गलत होगा, होपफुली किसी एलिमेंट की डेंसिटी 11 नहीं होती। हम आंसर यहाँ से डायरेक्ट देख लेते सर हैं। 1.1 आ रहा है। हाँ बेटा, नहीं यार ये बच्चा सही कह रहा था, 11 जो कह रहा था, आई एम सॉरी, डेंसिटी है 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 11 आपका आंसर सही है अगर 11 है, ठीक है। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में 10.5 इज द आंसर, यही तो है। सर 11 चलेगा ना? हाँ बिल्कुल चलेगा बेटा, आपने सर अगर इसको और शॉर्ट कैलकुलेटर नहीं कर यूज सकते? किया तो बिल्कुल चलेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना इस फॉर्मूले से था, डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू कैपिटल M अपॉन NA इंटू A क्यूब इंटू 10⁻30, ये वैल्यू लगाने के करना था। अब बच्चों यहाँ Z आपको 4 रखना है, FCC है, कैपिटल M आपको 107.9 रखना है, NA 6.02 इंटू 10⁻23 रखना है। अब जरा A में ध्यान दे लो, A में गलती मत करना, एज लेंथ 408 गिवन है, तो 408.6 का क्यूब करना है और 10 की पावर -30 लिखा ही है। जरा ये ध्यान रखना, ऐसा ना हो 408.6 इंटू 10 की पावर -10 का भी क्यूब कर रहे हो और बाद में 10 की पावर -30 भी लिख। यहाँ का आंसर जब आप सॉल्व करेंगे देन इट इज नियरली, ठीक है, कितना आ गया है 10.5, मतलब ये तो मैंने बुक का ही लिख दिया है, अब आप सॉल्व करके देख लेंगे, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डन। हाँ लिखना यही और सॉल्व करते समय रफ में आप कुछ सॉल्व कर दो, ठीक है। 410 ले लो, 400 ले लो, क्योंकि आपको एक कॉमन सेंस है कि अगर आप इसको चेंज करोगे भी, मतलब 408 और 400 में अगर चेंज करोगे तो एक स्लाइट आंसर में चेंज आएगा, जबकि डेंसिटी का अगर एग्जैक्ट आंसर इनका बुक का भी देखें तो वो केजी में तो 10.5 इंटू 10 की पावर 3, 10.5 इंटू 10 की पावर 3 कितना हुआ, जरा वैल्यूज में सोचो, 10,000 हो गया या उससे ज्यादा हुआ, और 10,000 में अगर 10, 20, 50, 100 इधर उधर होगा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। डन। अगला करें, ये कौन सा मोड आ गया इसका? अब मेरा वाला बोर्ड कहाँ गया? सर फुल स्क्रीन हो गया लगता है। कोई बात नहीं, तुम टेंशन ना लो। चलिए, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 1.15, नहीं सॉरी, अब थोड़ा सा आगे क्वेश्चन है, मैं स्क्रीन आगे कर लूँ है। ये रहा एनसीईआरटी बुक और एनसीईआरटी के ये रहे क्वेश्चन बेटा। दिस वन इज, यहाँ से 1.11 से लेके ऑलमोस्ट 1.515 तक ये 5 क्वेश्चन, चलिए 5 में 2 या 3 तो ही। पहला 1.11 देखें जल्दी से, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ ऑनलाइन वालों के लिए, ठीक है। सिल्वर क्रिस्टलाइजेस इन FCC लैटिस, एज लेंथ इज 4.07 इंटू 10⁻8। तो तुम यार अभी भी उसी में है, ओके यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, ओके। ये यार बड़ा नाटक है यार, क्वेश्चन पढ़ लो तुम लोग, लिख लो, फिर मैं ढूंढता हूँ कहाँ गया ओरिजिनल हमारा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था, सिल्वर क्रिस्टलाइजेस इन FCC। सर एक बार डेंसिटी बता दीजिए। अरे रुक तो जा यार, देख रहा है यहाँ नाटक हो चुका है, फिर भी मजे ले रहे। चलो फिर से वापस आओ, ये था क्वेश्चन, सिल्वर क्रिस्टलाइजेस इन FCC लैटिस विद एज लेंथ 4.07 इंटू 10 की पावर -8 और डेंसिटी सिल्वर की वही है 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो पिछले क्वेश्चन में हमने निकाली थी। कैलकुलेट एटॉमिक मास, मतलब पिछले क्वेश्चन का ये रिवर्स है,
पिछले क्वेश्चन में एटॉमिक मास गिवन था हमें 107.9 और शायद पिछले क्वेश्चन में हमें डेंसिटी निकालनी थी। इस वाले क्वेश्चन में एटॉमिक मास निकालना है। ओके सर ये लेंथ की पावर क्या दे रखी है? अच्छा वो नहीं दिख रहा था अभी। 4.07 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं ढूंढ लूं। ये बोर्ड कौन सा आ गया था यार। सही हो गया, ठीक है, समझ से आ गया। मैं लिख देता हूँ अब, जिन बच्चों को नहीं दिख रहा था बोर्ड पे, मैं उनके लिए अब क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। सिल्वर का क्वेश्चन है, एफसीसी का है और एज लेंथ 4.07 10⁻⁸ है। सिल्वर का क्वेश्चन है, एफसीसी का है, एज लेंथ 4.07 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर है। डेंसिटी 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और शायद आपको निकालना है मोलर मास। ये निकालना है ऑब्वियसली, नहीं मोलर मास निकालना है क्या, ऑब्वियसली 108 के पास ही आंसर आएगा। कैलकुलेट एटॉमिक मास, ठीक है, वेरी गुड। 108 के आसपास कोई भी आंसर है, सही है। 107.9 है, 106 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। इतनी बड़ी कैलकुलेशन में इतना मार्जिन ऑफ एरर आपको मिलेगा, बेफिक्र है। हाँ ठीक है, वो कुछ ज्यादा ही हो गया नीचे। ये सर मेरा भी 100.8 आ रहा है। अब जब आप कैलकुलेटर यूज करके देखोगे ना, तो शायद आपका आंसर 108 आ जाएगा। ठीक है, एक बार कैलकुलेटर से क्रॉस चेक कर लेना। जब आप क्रॉस चेक करोगे तो आपको दिक्कत पता लग जाएगी, ठीक। बट सर थोड़ा मेरा सा, 9 आ रहा है। हाँ मैं यही कह रहा था, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखिएगा एग्जाम में कि कुछ एटम्स के हमें एटॉमिक वेट पता है। जैसे कॉपर का मालूम है 63.5, सिल्वर का 108 पता है, तो उसके आसपास की फिगर आप लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। बेटा इसको एक्सप्लेन करना हो तो चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन आप फ्रैंकली बता दीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चन में, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू पुटअप वाला क्वेश्चन था, अगला शायद हमें करना पड़ेगा। देखो 112 तो एकदम बकवास है। क्वेश्चन देखिए, अ क्यूबिक सॉलिड मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट P and Q. The atom of Q are at the corner of the cube and P is at body center. What is the formula of compound and what is the coordination number of P and Q? So formula of compound is P and Q and coordination number is 8:8। एक कॉर्नर में एक बॉडी सेंटर में है, तो कॉर्नर वाले का भी 8 होता है, बॉडी सेंटर का 8 होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर अभी आपको नहीं दिख रहे हैं तो पैकिंग जब मैं अभी पढ़ाऊंगा तो दिख जाएंगे। बेटा आप जल्दी से 1.13 देख लीजिए। नोबियम, ठीक है, नोबिता नहीं है लेकिन, क्रिस्टलाइजेज इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, ठीक है। द डेंसिटी इज 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस ऑफ नोबियम यूजिंग एटॉमिक मास 93। बच्चों इसमें जरा ध्यान देना, उन्होंने आर पूछा है, आर ए नहीं पूछा, और आपको बीसीसी गिवन है, उसकी नॉलेज लगानी, ठीक है। मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। नोबियम क्रिस्टलाइजेज इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर हैविंग डेंसिटी 8.55 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ये क्वेश्चन नोबियम का है और इसमें उन्होंने डेंसिटी दे रखी है 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसके लिए कहा है कि ये जो नोबियम है ये दैट इज बीसीसी क्रिस्टल में आता है, यानी Z इसका 2 है, ये गिवन है। और शायद इन्होंने पूछा है कैलकुलेट रेडियस। तो ये क्वेश्चन की समरी हो गई हमारी कि जो एलिमेंट है दैट इज, उस एलिमेंट को बीसीसी क्रिस्टल में कहा गया है। और एक चीज और गिवन होगी ऑब्वियसली, मोलर मास, ठीक है, मोलर मास गिवन होगा। हाँ, एटॉमिक मास गिवन है दैट इज 93U, ठीक है, इसका एटॉमिक मास गिवन है 93U, ठीक है। करिए क्वेश्चन, समझ में आया बेटा कैसे पुटअप कर सकते हैं। 93 AMU गिवन है,
93 AMU को 93 ग्राम पढ़ लीजिए, वो मोलर मास हो जाएगा, यानी 1 मोल का मास। और 93 U है तो 1 एटम का मास है। बात वही है, चाहे इसको U से ग्राम में जब चेंज करेंगे तो अपॉन एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे। और अगर 93 ग्राम पड़ा है 1 मोल का, तो भी 1 एटम का मास 93 अपॉन एवोगैड्रो नंबर ही आना है। स्टार्ट, जल्दी कोशिश करिए। हाँ बेटा, आपकी इच्छा है, अगर लॉग टेबल एग्जाम में है तो लॉग लेके कर दीजिएगा। और वैसे यूजुअली अब टेबल देते नहीं है, कुछ लॉग की वैल्यूज दे देते हैं, ठीक है, कुछ लॉग और एंटी लॉग की, लेकिन होपफुली इन क्वेश्चन में वो भी नहीं देंगे आपको, क्यूब रूट ही निकालना पड़ेगा। नहीं थोड़ा लेंथी हो गया, नहीं आया है? चाहे तो पहले एक ही निकाल लो, नहीं तो एक तो भी आर इज इक्वल टू ए रूट 3/4 होता है ना, तो ए इक्वल टू क्या आ गया 4r/√3, तो सीधा वो एक की जगह आर पुटअप करते हुए क्वेश्चन कर दिया। दो बारी क्यों हम कैलकुलेशंस करेंगे? हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल सही है, पहले ही ये पुटअप कर दो ना, जहां ए लिखना है उसको आर के टर्म्स में यहाँ वैसे ही रख दो, तो एक ही बार क्वेश्चन करना पड़ेगा, नहीं तो पहले एक निकालो फिर दूसरा निकालो, एक ही बार सारी मैथमेटिक्स पुटअप कर दीजिएगा। गुड, सबसे बेस्ट तरीका यही होता है, आप पहले एग्जामिनर को फॉर्मूला दिखा दीजिए, रेलेवेंट है, कम से कम कुछ नंबर हाथ आएंगे, फिर वैल्यू पुटअप करके दिखा दीजिए, कुछ और आएंगे, और उसके बाद क्वेश्चन को 2-4 लाइनें छोड़ के आगे बढ़ जाइए, अगले क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न यही होता है। अगर आपके पास एग्जाम के मतलब लास्ट में एक्सेस टाइम बचता है तो वापस आके सॉल्व कर दीजिएगा, नहीं बचता तो कम से कम 2 में से 1.5 तो पक्का हुआ, और आगे वाले क्वेश्चन तो हो जाएंगे, है ना। और एग्जाम के लास्ट मोमेंट में गर्दन घुमा के भी कई बार पता लग जाता है आंसर क्या है ना, थोड़ी बहुत अगर गर्दन फ्लेक्सिबल है, थोड़ी फुर्ती है आप में, तो अच्छे पता लग जाता है आपको आंसर क्या है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। हाँ जी, 2.3 into 10 to the power -23 का क्यूब रूट। हाँ यही है, मतलब क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, तो बेटा थोड़ा कॉमन सेंस लगा के अब आंसर बोला करिए। जैसे आपने ना 10 की पावर -23 बोला और 2.3 बोला, तो समथिंग इसे 10 की पावर -24 में चेंज करो, तो आपका आ रहा है 20 इंटू 10 की पावर -24। -24 का क्यूब रूट 10 की पावर -8 हो गया। अच्छा 20 का क्यूब रूट, देखो 8 का क्यूब रूट 2 होता है, 27 का क्यूब रूट 3 होता है, तुम्हारा 20 आ रहा है, तो एक कॉमन सेंस क्या हो गया कि 2 से वैल्यू बड़ी है और 3 से वैल्यू छोटी है, 27 के पास 20 है, दैट इज 8 से दूर है, तो एक नंबर लाइन मेथड जो होता है ना, दिमाग लगाओ कि किस तरफ आंसर होगा, तो आंसर आपका 3 की तरफ होगा, यानी 2.7 नियरली इंटू 10 की पावर -8 अकॉर्डिंग टू योर, आपने जो बोला उसके हिसाब से। हाँ अब आंसर देख लेंगे, बुक का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के पीछे आंसर होगा, देख लेंगे, लेकिन पहला पॉइंट है तरीका क्या आपने रखना है। बच्चों सबसे पहली बात है, ये डेंसिटी का एक ऑर्डिनरी क्वेश्चन की तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं, बट स्टिल आई विल सजेस्ट यू कि आप इसमें ए ना निकाल के सीधा आर की वैल्यू पुटअप करेंगे। कैसे? r इज इक्वल्स टू a√3/4, तो a की जगह आ गया 4r/√3, है ना, a की जगह 4r/√3। और अब यहाँ वैल्यू पुटअप करने से पहले एग्जामिनर को दिखा दिया हमने कि हम यहाँ 4r जिसका क्यूब करेंगे /√3, वो भी क्यूब के बाद ये आ गया इंटू 10 की पावर -30 आ गया, ठीक है। अगले स्टेप में बेटा, अगले स्टेप में हमें r निकालना है, तो हम 4r को उस डायरेक्शन में या r को उधर लिख चुके हैं, z इंटू कैपिटल M इंटू 3√3 अपॉन ये r का क्यूब है, NA 4 का क्यूब 64, 10 की पावर -30। अभी मैंने जो वेरिएबल्स या वैल्यूज हमें दी थी वो उसमें कोई भी वैल्यू रखी नहीं है, अभी मैंने, हाँ बेटा, अच्छा हाँ d यहाँ भी आएगा, अभी मैंने खाली फॉर्मूले को बस एडजस्ट किया है कि यहाँ से जो भी मेरा आंसर आएगा वो सही होगा, और r की यूनिट लिखनी है। बेटा r की यूनिट क्या आएगी, यहाँ से जो आंसर आएगा उसकी यूनिट पिकोमीटर होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या ले लिया है 10 की पावर -30,
जब मैं 10⁻³ लेता हूं तो वो आंसर पिकोमीटर में आएगा। अब लास्ट स्टेप, सारी वैल्यू पुटअप करेंगे, मैथमेटिक्स करेंगे, आंसर दिखा देंगे। आप ए लिख लीजिए, क्या दिक्कत है, लेकिन ए लिखने के बाद एक आंसर आएगा, फिर आर निकालना पड़ेगा, यानी फिर मैथमेटिक्स करनी पड़ेगी। हो सकता है कुछ ना कुछ कैंसिल हो जाए, अभी हो सकता है उसमें वैल्यूज जो दे रखी हूँ वो आपस में कुछ ना कुछ यही मैनेज हो जाए और हम पूरा सॉल्व कर लें, फिर दोबारा रखें। तो इससे बेहतर है एक ही बार में आप ये करें और अगले स्टेप में क्यूब रूट दिखा दें, सॉल्व करें। हो सकता है अभी वो देख लें। देखो बेटा, अभी मेरे को एक सेकंड में एकदम क्लिक किया कि जब मुझे यहाँ क्यूब रूट करना ही करना है और यहाँ मैंने अभी क्यूब किया है, दिमाग चल रहा है क्या कह रहा हूँ? जब मुझे क्यूब रूट करना है तो मैंने क्यूब क्यों किया, बाकी सब कैलकुलेट करता और क्यूब रूट करके ये तो एज इट इज बाहर आ जाता ना। चलिए, वो मैथमेटिक्स है, वो हमारा पोर्शन नहीं है। क्वेश्चन समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है बेटा, एक दो स्लाइड्स जो कल की रह गई थी या पुरानी रह गई थी उन्हें देख लीजिए, क्योंकि डेंसिटी के क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे। ये डेंसिटी के ही है, 74 वाली है ना। बेटा दो चार स्लाइड्स, क्योंकि एक ये वाले जैसे स्लाइड इंपॉर्टेंट है अभी। चलो ये यहां से देख ले, यहां से देख लेते हैं बेटा हम लोग। वैसे तो आपको आता है, लेकिन एक दो वर्ड जो अभी इसका 3D पिक्चर भी है वो भी शो कर दूंगा, वहां से आपको और आ जाएगा। क्यूबिक यूनिट सेल, इसको थोड़ा सा देख लीजिए बेटा। क्यूबिक यूनिट सेल में टाइप्स ऑफ यूनिट सेल आप इससे पहले देख चुके थे, प्रिमिटिव और सेंटर्ड। और प्रिमिटिव यूनिट सेल फिर ये 7 तरह के थे, ये पिछला हो गया। हम प्रिमिटिव में सिर्फ क्यूबिक की अभी बात करने जा रहे हैं। अब आपको ये याद आ गया होगा, क्यूबिक 3 तरह के थे, सिंपल, बॉडी और फेस, क्योंकि हमारे न्यूमेरिकल इन तीनों पे हैं इसलिए। सिंपल क्यूब ये है, अब जरा ध्यान से देखना, एक रेड स्पॉट दिख रहा होगा, बाकी ऑर्डिनरी। और ये लैटिस पॉइंट कहलाएगा, लैटिस पॉइंट 8 थे और यहाँ सारे लैटिस पॉइंट कॉर्नर पे थे। तो सिंपल क्यूब में टोटल 1 एटम था। अब ये वाला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक एटम 8 यूनिट सेल में जा रहा है तो उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 है। कैसे? ये आपको 1/8 दिख गया क्या? बोलो, 1/8 दिखा है? मैं एक बार इसे फिर से बैक कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए, ये रहा कॉर्नर जो रेड से है, ये वाला यूनिट सेल कहाँ लगा है? उसी नीचे वाली एक ही लेयर में, इसका पड़ोसी है। ये कहाँ लगा है? नीचे लेयर में ही पीछे है, और ये नीचे ही लेयर में दिस वन, ये ऊपर आ गई, ठीक है। तो ये जो सेंटर वाला एटम था, क्या आपको 8 यूनिट सेल में आता हुआ दिख गया, जिसको हमने रेडिश मार्क किया था? ये 8 यूनिट सेल का हिस्सा हो गया। और इसके चारों ओर कितने एटम डायरेक्टली टच हैं? 6। कौन से 6 टच हैं? आगे पीछे, बाएं दाएं, ऊपर नीचे, ये 6 से डायरेक्टली जुड़ा है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ठीक है। बोलो, क्लियर है? कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल क्यूब का 6। ये रहा सिंपल क्यूब का फोटो। नेक्स्ट, अब बॉडी सेंटर और फेस सेंटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फेस सेंटर आपके लिए, उसमें बच्चों को दिक्कत आती है। अब देखिए बॉडी सेंटर, क्या याद है बॉडी सेंटर का कोऑर्डिनेशन नंबर वैसे क्या था? 8:8, दोनों का 8:8 होता है। तो बेटा ये बॉडी सेंटर की जनरल बातें तो हमें पता है। अब जरा ध्यान से देखो, ये वाला फोटो क्लियर है? तो ये जो ब्लू वाला, जो सेंटर ब्लू वाला है और एक किनारे रेड वाला है, इन दोनों को हम कोऑर्डिनेशन नंबर में इन दोनों को कंसीडर करेंगे। तो ये 4 इधर 4 इधर 8 ऐसे लगे हैं। एनी डाउट? अब कोऑर्डिनेशन नंबर, या जो बच्चे थोड़ा विजुअलाइज कर सकते हैं, तो जो भी सेंटर वाले थे ना, 8 के 8 सेंटर वाले, उनको अपने दिमाग में जोड़ के देखो, तो जो आपका कॉर्नर था रेड वाला, वो आपको बॉडी सेंटर दिखने लगेगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? चलिए, ये बॉडी सेंटर का फोटो है। अब हमें मेन है कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आपको दिखाना, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आपको दिखाया जा रहा है, कैसे आएगा, ठीक है। तो ये था आपका सिंपल बॉडी सेंटर्ड, और तीसरा है आपका फेस सेंटर। फेस सेंटर का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, ठीक है। 6 अपनी लेयर में, 3 ऊपर से 3 नीचे से, ऐसे करके 12 होता है फेस सेंटर। क्या दिख रहा है? फेस सेंटर है ये। बोलो, फेस सेंटर समझ में आया? ये 2 यूनिट सेल हमने जोड़ दिए हैं, ऊपर में भी फेस सेंटर है, नीचे में भी। हमने बीच वाले फेस सेंटर को खाली अभी मार्क किया है,
और हम उसे देख रहे हैं वो कितनों से जुड़ा है। तो ये वाला फेस सेंटर अपनी लेयर में 6 से जुड़ जाता है, ठीक है, अपने नीचे 3 से और ऊपर 3 से जुड़ा होता है, और इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, ठीक है। तो किसी को भी अगर हम डायरेक्ट देखेंगे तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हम बता सकते हैं। ऊपर वाला क्या इस वाले फेस सेंटर से डायरेक्टली टच होगा? क्या यहाँ एक फेस सेंटर का एटम है, ऊपर भी फेस सेंटर का एटम है, क्या ये दोनों एक नेबरिंग है? क्या इसके कोऑर्डिनेशन में वो आएगा? नहीं, डिस्टेंस पूरी एज लेंथ के बराबर है, नेबरिंग एज लेंथ के बराबर थोड़ी होते हैं। नेबरिंग कौन है भाई? यहाँ फेस के सेंटर पे एटम लगा है, तो इसके नेबरिंग कौन है? एक तो ये चारों नेबरिंग, और कौन नेबरिंग है? इधर के फेस सेंटर, भाई यहाँ का फेस सेंटर लगा है, इधर फेस सेंटर, तो उस चीज को चलो इसको मैं आपको 3 डायमेंशन पिक्चर्स में दिखा देता हूँ, तब ज्यादा अच्छा लगेगा, मतलब वीडियो में दिखाता हूँ, वीडियो से बहुत जल्दी क्लियर होगा, ठीक है। चलिए बेटा बताइए, लैटिस पॉइंट किसमें कितने हैं? सिंपल, बॉडी और फेस सेंटर में, बताइए। बॉडी सेंटर, फेस सेंटर एंड सिंपल क्यूब। इस क्वेश्चन को कई बच्चे गलत कर लेते हैं, इसलिए आराम से बताइएगा। सी ऑप्शन, लैटिस पॉइंट पूछा है, नंबर ऑफ एटम्स नहीं पूछा है। लैटिस पॉइंट क्या होता है? कॉर्नर ऑफ बॉडी सेंटर, 8 कॉर्नर एक बॉडी सेंटर, इसलिए आंसर सी आना था। अगला क्वेश्चन, पार्टिकल एट द कॉर्नर ऑफ कंट्रीब्यूट। अब ये तो आपके लिए बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, आई होप तो क्लियर है आपको। अगला क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन नंबर इन बीसीसी। अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो इसकी वीडियो मैं आपको कल दिखा दूंगा, बहुत अच्छी वीडियो, तुरंत समझ में आता है उससे। 8 है, या एफसीसी का वाला जो अभी आपको ज्यादा क्लियर नहीं है वो कल वीडियो से क्लियर कर देंगे। पार्टिकल्स और फेस सेंटर, अब आपके लिए बहुत इजी है। फेस, हाँ ठीक है, 1/2 आ जाएगा फेस सेंटर पार्टिकल। बताइए द ऑर्डर ऑफ जेड इन दिस। जेड का मतलब तो मालूम है ना, नंबर ऑफ यूनिट्स पर यूनिट सेल। 1, 2 एंड 4, राम लगन मूवी से इंस्पायर्ड है, 1, 2 का 4, ठीक है। ये एज लेंथ और वॉल्यूम वाले वो क्वेश्चन है, याद आ गया ये क्या कहना चाह रहे हैं? बोलो, एफिशिएंसी निकालने वाले पॉइंट्स थे ना। सिंपल क्यूब की एफिशिएंसी कितनी आई थी? अगर ऑक्युपाइड पूछेगा 52.4 और अनऑक्युपाइड पूछेगा तो ये पूरी स्लाइड क्लियर है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, अनऑक्युपाइड पूछ लेता है तो ये पूरा ठीक है। ये कुछ बच्चों को बॉडी सेंटर नहीं क्लियर था तो चाहे देख लीजिए, बॉडी सेंटर में 2 कॉर्नर वाले एटम कभी नहीं जुड़े होते, कॉर्नर वाले टच नहीं होते। टच कौन होता है? कॉर्नर और बॉडी का सेंटर। और यहाँ पहले आपने नीचे फेस का डायगोनल निकालेंगे, और फेस के डायगोनल निकालने के बाद फिर आप बॉडी का डायगोनल निकालेंगे। फेस का डायगोनल a√2 होता है, हम ये जानते हैं। उसके बाद बॉडी का डायगोनल निकालेंगे तो a√3 आएगा, और एक डायगोनल में 4 एटम 4 रेडियस होते हैं, तो 4r की वैल्यू a√3 हो जाती है, तो एक r की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 4r, सॉरी 4r इज a√3, देन r इज a√3/4, या a इज 4r/√3। बोलो बच्चों क्लियर है ये? ठीक है, ये आ गया। जो 68% निकालने का तरीका था वो ये था, पैकिंग वाला, ठीक है। वॉल्यूम अपॉन टोटल, सॉरी दिस वन, वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम, तो अनऑक्युपाइड इसमें 32% है। अब ये है एफसीसी, तो यहाँ एफसीसी में फेस का डायगोनल निकाल लेंगे और उसके बाद एक एज लेंथ आ जाएगी, ठीक है। आई होप तो ये आपको क्लियर है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। और एफसीसी में नंबर ऑफ एटम भी क्लियर है, वॉल्यूम भी क्लियर है, तो सीधा पैकिंग एफिशिएंसी देखो कितनी है, तो ये 74%। बात तो वही है ना, a/√2 क्या है? डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग आइटम, फिर रेडियस उसका आधा होता है, 2 नेबरिंग के बीच का आधा रेडियस, ठीक है। तो ये एफिशिएंसी के क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन ये देख लो जल्दी से, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन a एंड r इन बीसीसी? बताएगा? क्लियर है? सी ऑप्शन क्लियर है?
वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय इन एफसीसी, ठीक है, तो 74 इज मोर एप्रोप्रिएट। सिंपल क्यूब का आर क्या होगा, a/2 या 2a, कॉमन वॉल्यूम अनऑक्युपाइड इन सिंपल क्यूब 52.4 था, क्या था 100 में 52.4 माइनस करेगा 47.6 आएगा। ये भैया आ गया नोबियम, ठीक है, ये हमने शायद कर लिया ना अभी, है ना, डिटरमाइन द रेडियस ऑफ नोबियम, ठीक है, वो आपको आ गया है इसलिए ठीक। अगर लॉग और एंटी लॉग आपको गिवन है तो लॉग इज द बेस्ट वे टू सॉल्व, लेकिन यूजुअली बोर्ड में एग्जामिनेशन में अब नहीं देते हैं, ठीक है, आपको मालूम होगा क्यों नहीं देते हैं अब लॉग टेबल। पहले बोर्ड एग्जामिनेशन में लॉग टेबल मिलती थी, अब नहीं देते, ठीक है, आगे भी क्वेश्चन है क्यों नहीं देते हैं, कि बच्चे क्या करते थे ना, लॉग टेबल से फिर नकल करने लगे थे, इसलिए नहीं देते, ठीक। भाई आपको लॉग टेबल दे दी, आपने लॉग टेबल ली, भाई आपने लॉग टेबल लेने के बाद उसमें आंसर लिख दिया, ठीक है, फर्स्ट का आंसर ये, सेकंड का ये, पेंसिल से लिख दिया, तो फिर पीछे आपका दोस्त बैठा है जिसने आपसे क्वेश्चन पूछे थे, फिर आपने लॉग टेबल रख दी, वो पीछे वाला टीचर से कह रहा है सर लॉग टेबल चाहिए, और सर खुद जिस नकल वाली लॉग टेबल जिसमें उसने आंसर लिखे हैं वो इस टेबल से उठा के वो पीछे वाले तक नकल का फर्रा उठा के दे के आ रहे हैं, ले बेटा लॉग टेबल ले, वो खोल के आराम से आंसर लिख रहा है, बोले हाँ ठीक है, रबड़ से मिटा दिया, फिर दूसरे ने कर लिया, तो उन्होंने कहा ये वाला नाटक हटाओ। चलिए ये सारे क्वेश्चन तो अब आप कर ही लेंगे, ठीक है, और टाइम भी हो गया है, ठीक है, चलो बच्चों आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। हैव ए नाइस। सर कल